गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी स्टेट PSC एग्ज़ाम्स के पेपर सेकंड या फिर जो आपका सी सेट का सेक्शन होता है उसके अंदर क्वांट के क्वेश्चंस की सीरीज। आज हम इस सीरीज़ का सेट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज़ के अंदर हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, तो MPPSC के सारे क्वेश्चंस, UPPSC के सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस RAS एग्ज़ाम के, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 सेशन से महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस। अब तक जितने भी हमने सेट डिस्कस किए हैं या पास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सबसे जो बेहतर लेवल हमें मिला है देखने को वो मिला है MPSC में, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं। नीचे वाला पार्ट वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप है जहां पर आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात और कि आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि उसका जो पेपर सेकंड है या जिसे सी सेट आप कहते हैं, उसके क्वांट के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, तो उस पर्टिकुलर PSC एग्ज़ाम के प्रयास करें कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चंस मिल जाएं। उनकी PDFs को आप सेंड कर दें वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। हम उनको वहाँ से लेकर के टाइप करवा करके आपके सामने उनको डिस्कस कर देंगे। तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं साथ ही में तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या कहा कि ये आपको कुछ नंबर दे रखे हैं अंकों के, 2, 3, 5, 6, 7 और 9 में से कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं जो 5 से विभाज्य हैं। कोई भी अंक दोहराया नहीं जाता। आपको कुछ डिजिट्स गिवन है यहाँ पर 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7 और 9। ये कुल मिलाकर के आपको 6 डिजिट दे रखे हैं। आपको एक 3 डिजिट का यहाँ पर नंबर बनाना है। 3 डिजिट का मतलब उसके अंदर 3 प्लेस होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर ये यूनिट, 10th या 1000 लिखा जा सकता है। शर्त ये है कि आप नंबर्स को, जो डिजिट्स आपको गिवन है उनके अंदर किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे, मतलब एक बार से ज़्यादा काम में नहीं लेंगे। एक शर्त ये है कि नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो। तो क्या हो सकता है अभी 5 से डिविजिबिलिटी अगर आप देखें तो देखना जरा, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। 5, 10, 15, 20। 5 की टेबल बोलोगे तो जितने भी आपको नंबर मिलेंगे सारे के सारे क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। 5 की डिविजिबिलिटी को अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि कोई भी आप नंबर बनाते हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 है तो वो नंबर आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, 5 से डिविजिबल। हमारे पास 0 तो है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या है, 5। तो इसका मतलब इस 5 को तो आप यहाँ पर हमेशा के लिए फिक्स रखेंगे। इस बॉक्स को मैंने पैक कर दिया। अब उसने क्या कहा कि नंबर्स का, डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं करना है। तो मेरे पास 6 डिजिट थे कुल मिलाकर के, उनमें से मैंने 5 को ब्लॉक कर दिया। बचे कितने, मेरे पास 5 बचे। उन 5 में से यहाँ पर मुझे एक डिजिट फिल करना है। मेरे पास कितनी चॉइस है, 5 में से किसी एक को फिल करना है, तो 5 चॉइस है। अब इन 5 में से भी मैंने क्या किया, एक को फिल कर दिया। मेरे पास 4 बचे डिजिट, उनमें से किसी एक को भरना है, तो चॉइस कितनी रही, मेरे पास 4। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे जो नंबर्स क्रिएट करेंगे वो कितने बन जाएंगे, 20 लिखा जा सकता है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं कि अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि रिपीटेशन जो है वो अलाउ है, आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं कितनी भी बार आपका मन करे। तो मेरे पास यहाँ पर कितनी चॉइस होंगी देखना जरा, फिर से इसको फिल करते हैं। एक कंडीशन आपको ये पता है कि 5 से डिविजिबल हो, तो यहाँ तो जितने मेरे पास डिजिट्स गिवन है उनके हिसाब से 5 आ गया। मैं इसको पैक कर देता हूँ। अब मेरे पास चॉइस कितनी है, तो ये कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, तो इसका मतलब मैं इन 6 में से किसी एक को यहाँ फिल कर दूंगा। 6 चॉइस है मेरे पास, इसे फिल करना है तो वापस से मेरे पास कितनी चॉइस है, 6 चॉइस है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो कुल कितने आपके पास ऐसे नंबर्स बनेंगे, तो आप कहेंगे ऐसे बनेंगे 36। तो ये छोटा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
यहाँ पर और भी सवाल हो सकते थे कि 3 डिजिट के कितने आपके इवन नंबर बनेंगे, तो साथ ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। मेरा ये फोकस नहीं है कि जस्ट उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा दूं बस हो गया है आगे चलते हैं, नहीं, उससे जुड़ी हुई कुछ कुछ संभावनाओं पर भी चर्चा कर देते हैं। 3 डिजिट के आपको नंबर बनाने हैं, आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और शर्त क्या है, वो नंबर कैसे होने चाहिए, आपके इवन नंबर होने चाहिए। 3 डिजिट के आपको बनाने हैं, रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है। नंबर आपको कैसे बनाने हैं, इवन। इवन नंबर क्या होगा, जिसकी यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर होगा, इवन डिजिट होगा, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस टाइप से। तो आप यहां से एक बार के लिए ये कह सकते हो कि मैं यहां पर 2 फिल कर दूंगा, फिल कर दिया। अब मेरे पास 2 फिल हो गया तो कितनी चॉइस है मेरे पास, 3 और 2 5 यहां भरने के लिए, 1 भर दिया है तो 4 यहां पर। तो कुल मिलाकर के ऐसे नंबर मेरे पास कितने बने, 20। फिर आपका ध्यान गया कि अरे यार ऐसे थोड़ी ना, ऐसा भी तो हो सकता था कि हम यूनिट प्लेस के ऊपर हमारा जो एक डिजिट है 6 उसको भी भर दें तो भी तो आपके इवन नंबर ही बनेंगे। ठीक है, एक केस ऐसा लिया जिसमें आपने यहाँ पर 6 को फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया तो आपके पास 5 चॉइस इधर बची, 1 भर दिया तो फिर चॉइस कितनी बची, 4। तो 5 गुणा में 4 आपके पास कुल मिलाकर के 20। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ऐसे आपके पास जो इवन नंबर क्रिएट होंगे वो 40 होंगे। इनको सोचने का एक मेथड तो हमने ये डिस्कस कर लिया। एक बेहतरीन मेथड और होता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप एक साथ ही इस काम को फिल कर सकते हो। इस प्लेस के ऊपर आपको पता है इवन डिजिट भरा जाना है। इवन डिजिट के नाम पर मेरे पास कितने डिजिट हैं, 2 और 6, 2 चॉइस हैं। तो इसे फिल करने के कितने तरीके हो गए, 2 को फिक्स नहीं किया है, कितने तरीके हो गए, 2। या तो मैं 2 को फिल करूंगा या फिर मैं 6 को फिल करूंगा। एक डिजिट मैंने फिल कर दिया, इनमें से मुझे नहीं पता 2 और 6 में से कौन सा है, लेकिन मैंने 1 भर दिया। टोटल मेरे पास 6 थे, 1 मैंने भर दिया। अब मेरे पास कितनी चॉइस है, 5। फिर मैंने 1 और भर दिया है तो मेरे पास कितनी चॉइस बची है, 4। तो कुल मिलाकर के ऐसे आप कितने नंबर्स बना सकते हैं, तो आपका रिप्लाई होगा कि 40। तो एक तरीका ये भी होता है। ये सारा का सारा खेल क्या होता है, किसी चैप्टर को आपने कितना टाइम दिया है। अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है तो आप पीछे मैंने जो ग्रुप बताया था उस पर जाएं। ग्रुप के ऊपर आप कह सकते हैं कि मुझे जो रेलवे के लिए फाउंडेशन की या रेलवे की जो सीरीज़ थी 90 डेज़ की, उसकी पीडीएफ चाहिए। उस पीडीएफ को आप उस ग्रुप से लें, अपने मोबाइल में रखें और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लें। अब उस आपका मन कर रहा है, जैसे कुछ चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं पढ़ना और चैप्टर पढ़ना है, जैसे आप चाहते हो कि नहीं मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ूंगा, तो सीआई के सेक्शन में जाएं। जहां पर भी वो क्लास है, जहां से वो स्टार्ट होती है, तुरंत वहीं पर क्लिक करें। वहां बता रखा है कि इस पर्टिकुलर जगह क्लिक करेंगे तो तुरंत के तुरंत वीडियो क्लास में चले जाएंगे। तो वहां पर थ्योरी का सेक्शन कर लें, पीडीएफ आपने प्रिंट करवा ली है तो वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। क्वेश्चंस कितने हैं, 1750 के अराउंड है, तो मोर देन सफिशिएंट है। इन सीरीज को कंटिन्यूस आप देखते रहें तो आपके अंदर ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना जरा क्या कहा। देखो, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है, मतलब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से ही चूज करना है। पार्क्स ए, बी और सी, 3 पार्क हैं, ए, बी और सी लाई इन अ प्लेन बट डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 3 पार्क ए, बी, सी हैं, एक प्लेन पर या समतल पर हैं, लेकिन वो क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सीधी रेखा में, कि ए से बी पर गए फिर सीधे सीधे मिला है तो सी भी उसी लाइन पर आपको मिल गया। द डिस्टेंस बिटवीन पार्क ए एंड पार्क बी इज 40 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 40। डिस्टेंस बिटवीन पार्क ए एंड सी इज 110 किलोमीटर। तो आपसे क्वांटिटी एक्स की बात कर रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पार्क्स बी एंड सी, पार्क बी और सी के बीच की दूरी क्वांटिटी एक्स निकल के आएगी। क्वांटिटी वाई किसको बताता है, 60 किलोमीटर को। ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन क्वांटिटी एक्स इज ग्रेटर, मतलब जो एक्स है वो वाई से ग्रेटर है, या क्वांटिटी वाई है वो एक्स से ग्रेटर है। फिर है कि दोनों क्वांटिटी इक्वल है।
ऑप्शन 4 ये कह रहा है कि रिलेशन कैनॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन, कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से हम लोग रिलेशन को नहीं बता सकते। तो असल में देखा जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका काम करता है। कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज बनने की शर्त, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। अब देखो असल में देखा जाए तो ये पार्क्स जो हैं वो आपके क्या होंगे? ट्राइंगल के अंदर। स्ट्रेट लाइन में तो है नहीं, तो सीधी लाइन खींच नहीं रहे हम लोग, तो ट्राइंगल ही बना लेते हैं। एक आपके पास पार्क ए है, एक आपके पास बी है, एक आपके पास सी है। ए और बी की जो दूरी है वो कितनी बताई है भाई? 40 किलोमीटर। ए और सी की जो दूरी है वो कितनी बताई है? 110 किलोमीटर। इस दूरी को मैंने मान लिया है x। अब ट्राइंगल बनने की कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स हैं ए बी सी, अगर मुझे रिलेशन दिखना है तो सी की वैल्यू हमेशा ही ए और बी का जो डिफरेंस है पॉजिटिव डायरेक्शन में उससे बड़ी होगी, और ए और बी का जो सम होता है उससे हमेशा ही छोटी होगी। तो मैं x को ही टारगेट कर लेता हूं। x की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आएगा? 70, इससे वैल्यू बड़ी होगी। और इन दोनों का अगर एडिशन करोगे तो कितना आएगा? 150, उससे बड़ी होगी। क्वांटिटी y की जो वैल्यू गिवन है वो हमें कितनी गिवन है? 60, और x की वैल्यू तो 60 से तो क्या 70 से भी ऊपर है। तो रिलेशन क्या बना है? जो आपके पास क्वांटिटी x है वो हमेशा ही आपकी क्वांटिटी y से बड़ी होगी। x ग्रेटर देन y है, तो आपका रिलेशन कौन सा स्टेब्लिश हुआ? फर्स्ट वाला। तो ये हमारा यहाँ से हो गया रिजल्ट। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखी हैं। आप टाइम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो आपने पढ़ रखा है उसी के बेसिस पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिए जाएं जिसके थ्रू इस बात को एक्सप्लेन किया जाए, कि चीज़ें रटी ना जाए, समझी जाए तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करना जरा। देखना क्या कहा। एक पंक्ति है, रो आपके पास, ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है और बी दाएं से 10वें स्थान पर है। अगर आप ए को लेफ्ट से काउंट करोगे तो 11th प्लेस पर है, और बी को राइट से आप काउंट करेंगे तो वो 10th प्लेस पर है। यदि ए और बी के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है, और ए और बी के अलावा पंक्ति में अन्य कितने व्यक्ति हैं? देखना जरा, बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। संभावनाएं क्या क्या हैं उन पर चर्चा करते हैं पहले, तो फिर ऑल ओवर कंक्लूजन निकालेंगे। यहाँ पर लेफ्ट से काउंट करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस हिसाब से 10वां नंबर और 11वां नंबर। 11वें नंबर पर कौन बैठा हुआ है भाई? 11वें नंबर पर बैठा हुआ है आपका ए। ठीक है। अब बी है वो राइट साइड से 10वें नंबर पर है। राइट साइड से बी को आप चाहो तो यहां मान लो भाई कि 10th नंबर के ऊपर आपका क्या है? आपका बी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि भाई ये यहीं से स्टार्ट होता मामला तो बी कहीं यहां भी आ सकता था। लेकिन अगली लाइन में उसने क्या कहा? इनको अगर इंटरचेंज कर देंगे तो ए लेफ्ट से 18वें पर जाएगा। अगर ए को मैं बी की जगह रिप्लेस कर देता हूं तो ये दूरी उसकी कितने थी? 11वें पर, उससे और आगे चला जाएगा। और अगर मैं बी को इस साइड से कहीं इधर मानता हूं तो वो बात तो जस्टिफाई नहीं करेगी। तो इसका मतलब ए के भी राइट साइड के अंदर कहीं आपका बी है। चलो इस साइड में देखोगे 9, 8 और ये आपका 1 लिखा जा सकता है। अब इन्होंने क्या कहा? इनकी प्लेस को इंटरचेंज कर दो। प्लेस को इंटरचेंज करोगे तो 1, 2, 3 इस हिसाब से चलता जाएगा। 17 और 18 नंबर के ऊपर आपका क्या आ गया? ए। किसकी जगह रिप्लेस किया था? बी की जगह। अब मुझे एक बात बताओ, बी के इस तरफ आपके पास कितने लोग थे टोटल मिलाकर के? तो आप कहेंगे कि सर 9 लोग थे। और अब ए के इस तरफ कुल मिलाकर के कितने पर्सन्स हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये तो 17 लोग हैं। टोटल लोग कितने? एक खुद है, फिर 17 है, फिर 9 है। 9 और 1 10 और 17 27 आपके पास टोटल पर्सन है। ए और बी के अलावा कितने हैं? तो आप कह देंगे कि 25% आपके ए और बी के अलावा है। ठीक है, इतना कुछ समझ आ गया तो एग्जाम में कैसे डील कर सकते थे, ये तो अंडरस्टैंडिंग आपकी प्योर। देखो लेफ्ट से राइट में अगर आप काउंट करते हैं तो एक लेफ्ट से राइट में काउंट करते हैं तो ए का नंबर कौन सा आता है? यहाँ पर 11वां। 10 लोग बैठे हुए हैं।
बी के हमें नहीं पता बी उसके राइट में या लेफ्ट में, लेकिन जैसे ही प्लेस इंटरचेंज करेंगे तो बी की रैंक जो है वो 11वें से 18वें पर है, इसका मतलब बी राइट में ही था। प्लेस इंटरचेंज करने के बाद आप पाते हैं कि बी आपका ए आपका 18वें नंबर पर है, इसका मतलब इससे पहले इसके पास 17 लोग हैं। पहले यहाँ पर बी बैठा हुआ था, तो इसका मतलब इस तरफ बी के कितने लोग थे, 9, 10वें नंबर पर बैठा हुआ था। ए की आपके पास खुद है, तो कितने लोग हो गए, 27। ए और बी के अलावा कितने लोग हैं, तो आप कह देंगे कि ए और बी के अलावा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 25। ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। अगर वहां पर उसकी रैंक डिक्रीज होती कि अगर फिर से इंटरचेंज करते फिर काउंट करते, तो पहले आपका 11वें नंबर पर था, फिर बता देता कि ए है वो 6ठे नंबर पर आ गया, तब हम कहते कि भाई वो इधर से इस तरफ था, नंबरिंग इधर स्टार्ट होती तो उसने यहाँ पर तक पहुंच गया था, इसीलिए दोबारा ए को काउंट करते हो तो उसकी रैंक डिक्रीज हुई है। रैंक बढ़ती है, इसका मतलब आपका बी राइट साइड में। थोड़ा सा आप विचार करेंगे तो ये बात वैसे भी आपकी जस्टिफाई हो जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना जरा। रीजनिंग का एक आपके सामने सवाल है, देखना क्या कहा। राम और श्याम हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन और राम जो हैं हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं, वॉलीबॉल और क्रिकेट में गौरव और श्याम अच्छे हैं, सचिन, गौरव और सागर बेसबॉल और फुटबॉल में अच्छे हैं। फिर सभी बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है, मतलब 4 गेम्स दिए, इनमें से कौन अच्छा है। ये क्या होता है कि ऐसे सीधे ढूंढने का प्रयास करोगे तो हो सकता है समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाएं। लोगों के नाम लिख लो। एक आपके पास राम है, उसके बाद आपके पास श्याम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक पर्सन का नेम है सचिन है, उसके बाद सचिन तक हम पहुंच गए हैं, उसके बाद हमारे पास गौरव है और उसके बाद हमारे पास सागर है, ठीक है। गेम्स की बात करें तो एक एक लिख लेते हैं। हॉकी और वॉलीबॉल, पहले हम डील करते हैं हॉकी और वॉलीबॉल के साथ। हॉकी और वॉलीबॉल के अंदर राम और श्याम दोनों ठीक है, राम भी ठीक है और श्याम भी ठीक है। चलो फिर क्या कहा, सचिन और राम हॉकी और बेसबॉल के अंदर, एक गेम और आ गया बेसबॉल। कौन कौन ठीक है भाई इसके अंदर, सचिन है, सचिन हॉकी और बेसबॉल में, ये सचिन है, हॉकी हो गया इसका, बेसबॉल हो गया। इसके अलावा जो आपके पास राम है वो भी क्या है, हॉकी और बेसबॉल के अंदर है, इसको भी ठीक कर लिया। वॉलीबॉल और क्रिकेट, एक गेम और आ गया अपने पास क्रिकेट। क्रिकेट में गौरव और श्याम ठीक है, क्रिकेट के अंदर आपके पास गौरव है, क्रिकेट में गौरव है और क्रिकेट के अंदर ही आपके पास श्याम है, ये भी ठीक है। साथ में एक नाम और दिया था वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के अंदर गौरव और श्याम की बात करनी है, श्याम आ चुका है तो गौरव आपका यहाँ पर ठीक है। सचिन, गौरव और सागर बेसबॉल और फुटबॉल में अच्छे हैं, फुटबॉल भी आ गया आपके पास। फुटबॉल और बेसबॉल के अंदर अगर मैं बात करूं पहले सागर की, सागर क्या है, बेसबॉल में भी ठीक है, फुटबॉल में भी ठीक है। गौरव की अगर मैं बात करूं यहां पर तो गौरव ये रहा, ये बेसबॉल में भी ठीक है और आपका फुटबॉल के अंदर भी ठीक है। चलो सचिन जो है आपके पास वो किसमें, बेसबॉल में भी ठीक है और फुटबॉल में भी ठीक है। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो 4 गेम उसने दे दिए, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल, तो इनके अंदर आपका सबसे जो ठीक प्लेयर है वो कौन सा है, गौरव। तो इन सवालों के अंदर क्या है, पेशेंस नहीं लूज करना होता, पेशेंस बना के रखना होता है, ठीक है। एग्जामिनर प्रयास करता है सीधे ऐसे से काम ना चले तो उसने नाम ही ऐसे चूज किए, एक श्याम आ गया, सचिन आ गया, सागर आ गया, ठीक है। तो एग्जामिनर का प्राइम फोकस ये रहता है कि बच्चे का कैसे भी करके टाइम किल किया जाए। कैटेगरी कैसी होती है, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन वेरी इजी कैटेगरी होती है वाले, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ये सवाल आपके बड़ी ही आसानी से सोल्व हो जाएंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो। देखना क्या कहा, जया सेज, जया कहती है व्हेन आई एड 6 times my age 6 years from now to 7 times my age 7 years from now। जया ये कहती है अगर मैं ऐड कर दूं किसका, 6 times my age, मेरी आयु का 6 गुना, 6 years from now, कि आज से 6 साल बाद जो मेरी एज होगी उसका 6
टाइम करके उसमें अगर मैं ऐड कर दूं क्या 7 टाइम्स माई एज 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि आज से 7 साल बाद जो मेरी उम्र होगी उसका 7 गुना। क्या कह रही है कि आज से 6 साल बाद मेरी जो भी एज होगी उसका 6 टाइम्स अगर मैं ऐड कर दूं आज से मेरी जो एज 7 साल बाद होगी उसका 7 टाइम्स, आई गेट 14 टाइम्स माई करंट एज। तो आज मेरी जितनी भी एज है उसका कितना मिलेगा, मुझे 14 टाइम्स मिलेगा। सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट इंडिकेट्स माई एज, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करें जो मेरी एज को बताता है आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद। तो देखो हम मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, जया। जया की जो प्रेजेंट एज है, जया की जो प्रेजेंट एज है उसे हमने मान लिया x। क्या कह रही है ये, आज से 6 साल बाद जो एज होगी, आज से 6 साल बाद क्या होगी x + 6, इसका कितने टाइम भाई 6 टाइम, कि आज से 6 साल बाद जो मेरी एज होगी उसका 6 टाइम मैं किस में ऐड कर दूं, आज से 7 साल बाद, आज अगर x है तो 7 साल बाद x + 7 होगी, उसका कितने टाइम 7 टाइम्स। इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों का सम, आज मेरी जो भी एज है उसका मुझे मिलेगा 14 टाइम्स। थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ डील कर लें, ये 6x बनेगा, ये 7x बनेगा, 7 + 6 13x, उधर जाएगा 14x है तो लेस होकर के x आ जाएगा। यहाँ देखना 7 7 49 6 6 36, 36 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक इसको दे दिया 50 और 85। तो इसका मतलब जया की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 85 ईयर्स। हमसे क्या कह रहा है कि जया की आज से 5 साल के बाद कितनी एज होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 ऐड कर दो। तो जया की आज से 5 साल के बाद जो एज होगी वो कितनी होगी 90 ईयर्स। कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट लैंग्वेज को जैसी दे रखी है एज इट इज उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैथ्स का मतलब भी ये होता है कि कुछ बेसिक पढ़ लो, उसके बाद किसी भी टाइप का सवाल आए लैंग्वेज को ध्यान से पढ़े। कई बच्चे ऐसे सवालों में क्या तुरंत के तुरंत पेशेंस लूज कर देते हैं कि यार पता नहीं 6 टाइम्स 6 ईयर, 7 टाइम्स 7 ईयर फ्रॉम नाउ, ये वो 14 टाइम्स। पेशेंस नहीं लूज करना होता है। जब सवाल की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, हर चीज़ का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये क्या आपका एक तरीके से कॉमन सेंस है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करना जरा, क्या कहा इसने। देखो एक कैन में 7:5 के रेशियो में 2 लिक्विड A और B का मिक्सचर है। एक कैन है आपके पास, उसके अंदर 2 लिक्विड A और B भरे हुए हैं, किस रेशियो में 7:5। मतलब A का अगर आप 7 लीटर लेंगे तो B का आपके पास कितना होगा 5 लीटर। जब मिश्रण का 9 लीटर निकाल लिया जाता है, मिक्सर से आप क्या करते हो 9 लीटर रिमूव कर देते हो और कैन को B से भर दिया जाता है कि जो 9 लीटर निकाला उसकी जगह आपने 9 लीटर B भर दिया है। A और B का जो रेशियो है वो 7:9 हो जाता है। शुरू में कैन में कितने लीटर तरल A भरा था, इनिशियल लेवल पर आपके पास जो लिक्विड A था उसकी क्वांटिटी कितनी थी। ठीक है, अगर आपने मुझसे मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रखा है तो मैंने आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया था FOF। क्या मतलब था इसका, इसका मतलब था फोकस ऑन फिक्स। किस पर काम करता था, जो क्वांटिटी आपकी फिक्स रहती है। पढ़ना है मिक्सर तो क्या करोगे, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो मिक्सर बाय वासु सर, आपके सामने प्लेलिस्ट भी आ जाएंगी, वीडियोस भी आ जाएंगे। पेशेंस से देखो, आधे पहला ही वीडियो अगर आप देखोगे मुश्किल से 30 मिनट्स 40 मिनट्स इतने में ही आपका FOF मेथड है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात क्या है FOF मेथड की, कि जो ऑलमोस्ट आपकी काम की बात होती है उसको ये एक ही लाइन के अंदर सोल्व कर देता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने कुछ अलग पूछ रखा है तो अगली लाइन में वो बात आप सोल्व कर दे जाएंगे। क्या है FOF, थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। एक आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर मैं मान लेता हूँ ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, किससे A और B से। तो यहाँ पर A और B का जो उसने रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 7:5। ठीक है, अब इस कंटेनर में से क्या कर दिया भाई 9 लीटर जो मिक्सचर है वो आपने बाहर निकाल दिया। अब ये जो कंटेनर है सेकंड स्टेज में कुछ खाली हुआ हुआ आपको मिलेगा। इसमें A और B का रेशियो है कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये चीज़ें तो घुली हुई थी तो कुछ पार्ट ले गया तो क्या फ़र्क पड़ गया, 7:5 मेंटेन रहेगा।
अब इस बर्तन के अंदर क्या करते हो आप, बाहर से जितना निकाला था मतलब 9 लीटर बी वाला पार्ट आप फिल कर देते हैं, तो फिर से जो आपका कंटेनर है वो कंप्लीट यहाँ पर भर जाएगा। अब आपका ए रेशो बी कितना है, तो आप कहेंगे कि ए रेशो बी जो है वो गिवन है कितना है, 7:9। 3 कंटेनर बनते हैं आपके पास, ये आपका होता है पहला कंटेनर, ये आपका दूसरा कंटेनर, ये आपका तीसरा कंटेनर। यहाँ से बाहर ए और बी दोनों निकले थे, तो दोनों की क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। रेशो की बात नहीं कर रहे, परसेंटेज की भी बात नहीं कर रहे, क्वांटिटी डिक्रीज हुई दोनों की। इन दोनों डायग्राम्स में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपकी जो फिक्स क्वांटिटी है, बाहर से आपने क्या डाला है भाई, बी आपने बाहर से फिल किया है, तो जो ए था आपका वो फिक्स रहेगा किसमें, क्वांटिटी में। जितने लीटर ए यहाँ है उतना का उतना लीटर ए आपका यहाँ है, क्योंकि आपने इसको भरा किससे है, बी से। डील करने का तरीका बड़ा आसान है, इसको आप x लीटर मान लेते हो, 9 लीटर निकाल लिया, x माइनस 9, फिर आपने 9 भर दिया तो x लीटर का। सेकंड और थर्ड केस पर आपको FOF अप्लाई करना होता है, ठीक है। एग्जाम में इस सवाल को कैसे डील करते हैं, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने पहले देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि मेरे पास x लीटर था, मैंने उसमें से 9 लीटर निकाल लिया और मुझे पता है मेरा a फिक्स रहेगा क्योंकि b बाहर से आ रहा है। तो सेकंड बर्तन में a की क्वांटिटी कितनी है, 7, 5 b की है, टोटल 12। मैंने इसमें फिर 9 डाल दिया तो ये मेरा x लीटर हो गया। अब a की क्वांटिटी 7 है, b की 9 है, टोटल कितनी हो गई, 16। सोल्व करोगे तो यहाँ से देखना 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 से काटा 3 बार, 4 बार, ये 4 इधर गुना होगा 4x, ये 3 इधर होगा 3x, तो यहाँ से 4x में से 3x लेस हो गया x, -36 राइट साइड में चला जाएगा 36। तो इनिशियल लेवल पर मेरा जो बर्तन था वो कितने लीटर का था, 36 लीटर का। लेकिन मुझसे पूछ रहा है कि उसमें ए कितना भरा हुआ था, तो आपको पता है ए भरा हुआ था 7, बी भरा हुआ था 5, तो कितना पार्ट ए का, 7/12। 3 बार कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आप कह दोगे टोटल मिलाकर के 21 लीटर था, ठीक। काम की बात सुनो, एग्जाम हॉल में डायग्राम नहीं बनाने, जो चीज़ें आपको बता दी गई हैं उनके डायग्राम नहीं बनाने, वो अंडरस्टैंडिंग में है। FOF कैसे अप्लाई करोगे इसका भी डायग्राम नहीं बनाना है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में करने लायक बात इतनी सी होती है, कितना भी उलझा करके सवाल पूछ ले, इस सवाल को अगर ये भी कह देना कि उसने 15 लीटर निकाला था, 18 लीटर भरा है, उसने 2.5 लीटर निकाला था, 18 लीटर भर दिया, उसने 3.4 लीटर निकाला, 6.8 लीटर उसने भर दिया, कहीं भी इश्यू नहीं आएगा। सीधे सीधे एक लाइन का पैटर्न आपका बनता है। अगर इनिशियल क्वांटिटी पूछे तो वो एक लाइन में आ जाती है, अगला पार्ट पूछे तो जस्ट आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है, इतने में ही आपका करेक्ट रिजल्ट बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना भाई। देखो आपके पास 6 घंटियां हैं, 6 बेल्स हैं, एक साथ और क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजना स्टार्ट करती हैं। 6 आपके पास बेल्स हैं और पर्टिकुलर टाइम के बाद टोल करती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो एक तो बात ये सुनो कि कितनी कितनी देर बाद बजती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। एक ऐसा टाइम ले लें, टाइम ड्यूरेशन ले लें जिसमें एक साथ बजेंगी, तो ये हर 2 सेकंड, ये हर 4 सेकंड, 6 सेकंड, तो इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने की अप्रोच बड़ी आसान है ऐसे में। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 को हटा दो, 4 बच गया। 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 12। 12 और 8 का एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना हो जाएगा, 24। 12 का डिवीजन 24 में ही जा ही रहा है। इसको आप 2 गुना 5 पढ़ोगे तो 2 तो इसमें आ गया, 5 नहीं आया, तो 24 और 5 इसका और इसका निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो एक तरीका आपका ये होता है, हर एक 120 सेकंड बाद, या यूं कह लें हर 2 मिनट के बाद ये बेल्स आपकी एक साथ बजती हैं, ठीक है। 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी, तो ऑब्जर्व करना 30 मिनट का ड्यूरेशन आपके पास, तो यहाँ से 0 मिनट और यहाँ पर मेरे पास ख़त्म हो जाती हैं 30 मिनट। तो 30 मिनट में हर 2-2 मिनट बाद बचेंगी, तो कुल कितनी बार बजी, 15 बार, ठीक है। 15 करेक्ट नहीं है, क्यों, स्टार्टिंग में वो क्या थी, 0 मिनट पर एक साथ टोल हुई,
जीरो पर। उसके बाद 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 16, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो आगे अगर इन सबको काउंट करोगे तो आप पाएंगे कि 15 बार तो ये 29 मिनट में बजेंगी। 2 मिनट पर 4, 6, 8, 10, तो 30 तक 2, 4, 6 इवन नंबर कितने हैं? 15। तो 15 बार तो बजेंगी, लेकिन इनिशियल लेवल पर स्टार्ट भी तो लिया होगा, या ऐसा नहीं था कि शुरुआत में साथ में नहीं बजी सारी की सारी, कोई पहले बज रही फिर तो होगा। तो इसका मतलब इनिशियल लेवल पर एक साथ ये बजी, टाइम जब 0 सेकंड था, उसके बाद 15 बार और बजी। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आएगा? बेल्स जो हैं वो 30 मिनट के ड्यूरेशन में 16 बार टाइम्स टोल करेंगी या 16 बार बजेंगी। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखना जरा, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो। देखो, सही विकल्प चुनने वाले प्रश्न चिन्ह को बदलें। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? डेटा क्या दे रखा है देखना, P/Q बराबर 5/4। पूछ क्या रहा है भाई? 3P प्लस का 2Q अपॉन में 3P माइनस का 2Q। ठीक है, कैसे करते हैं इन सवालों को? इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे P की वैल्यू 5, Q की वैल्यू 4। जब P की वैल्यू 5 रखोगे, 5 गुणा 3 15 आ गया, नीचे भी 5 गुणा 3 15, फिर ऊपर प्लस है। Q की वैल्यू 4, 4 गुणा 2 8, नीचे आपका माइनस में 8, एडिशन कर दोगे 15 8 आपका 23, और नीचे कितना आ गया? 7। तो फाइनली जो रिजल्ट बनेगा आपका वो कितना होगा? 23/7 लिखा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा। सीरीज का आपका एक सवाल है। देखो क्या कहा है कि नंबर श्रृंखला दी गई जिसमें से एक गलत शब्द आपको बताना है या रॉन्ग टर्म आपको बतानी है, और नंबर्स आपको दे रखे हैं 3, 10, देन 29, देन आपका 60, उसके बाद आपका 127, उसके बाद आपका 218, उसके बाद आपको दे रखा है 345। ठीक है, सीरीज अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें तो सीरीज गिनी चुनी टाइप की होती हैं, कि आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इन सीरीज को लगाएंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। सीरीज कैसी होती हैं? ऐसी हो सकती हैं जिसमें प्लस चले, ऐसी भी हो सकती है माइनस चले, या दोनों का कॉम्बिनेशन चले। मल्टीप्लाई भी चल सकता है, डिवीजन भी चल सकता है, मल्टीप्लाई डिवीजन भी हो सकता है, इन कॉम्बिनेशन को यूज भी कर सकता है। इसके अलावा सीरीज आपकी चल सकती हैं स्क्वायर के फॉर्म में, सीरीज आपकी चल सकती हैं क्यूब के फॉर्म में, स्क्वायर और क्यूब के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी फॉर्मेट चल सकता है, और एक आपके पास चल सकती है डबल सीरीज। ट्रिपल तो नहीं आती हैं, डबल सीरीज भी आपके पास हो सकती हैं। तो ये गिनी चुनी संभावनाएं होती हैं। मेरे हिसाब से आप अगर 100 के अराउंड भी क्वेश्चंस कर देंगे, 100 कोई भी रैंडम सवाल भी उठाएंगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, एक सबसे कॉमन तरीका होता है सीरीज को डील करने का डिफरेंस। यहाँ से यहाँ गए 7 आया, फिर आपके पास 19 आया, फिर 31 आया, फिर 60 67 आया। हो सकता है कोई खास लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा, प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। कैसे? 3, 10, 29 ये कहाँ रिलेट करते हैं? तो इसको अगर मैं कहूँ और इसको अगर मैं देखूँ और इसको भी मान लो, इन सबको, तो अगर मैं कहता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2, तो कितना आ गया मेरे पास? 10। 27 कैसे बनता है? 29। 3 का क्यूब करोगे, उसमें 2 ऐड कर दोगे, तो इसका मतलब ये बात क्या 1 का क्यूब प्लस 2 को जस्टिफाई कर रही है? तो आप कहेंगे कर रही है। 3 बातें ढूंढ ली, इसका मतलब यही मामला करेक्ट था। तो ये टर्म कितनी आती? 4 का क्यूब प्लस का 2, कितना भाई? 4 64 और 66। ये टर्म आपकी रोंग है, तो यही आपका आंसर है। 127 देखोगे, 5 का क्यूब प्लस 2, 216, 6 का क्यूब होता है, 2 ऐड कर दिया। 7 का क्यूब 343 होता है, 2 ऐड कर दिया। ये चीज़ें कैसे पकड़ में आती है? देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कि आप किसी को प्रैक्टिस करते हुए देख लें, या तो
एक तरीका तो ये है कि कोई आपको गाइड करे कि भाई इतने टाइप की सीरीज हैं, 100 क्वेश्चन लगा लो, हर एक सीरीज का समाधान हो जाएगा, ठीक है। या फिर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम इतना नहीं आपके पास कि 100 सवाल करें, तो कम से कम टीचर को देख ले, सेट्स को सोल्व कर दे टाइम। अब कुछ पैटर्न होते हैं जो डिफरेंस पर बेस्ड होते हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं, एक तरीका वो होता है। लेकिन कुछ कुछ जगह समस्या आ जाती है जहाँ पर वो क्यूब या स्क्वायर को इन्वॉल्व कर ले, तो एटलीस्ट इन चीज़ों से सीधे सीधे आप गो थ्रू हो सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तुरंत आपका ध्यान जाता है 127, 218, 345, 10, 27, 29 इन सब के ऊपर कि अच्छा ये तो क्यूब के पास के नंबर है। तो इसका कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस ही वो शॉर्टकट है जो आपको ये बता सकता है कि इनको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से। देखो आपको क्या कहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि पैमाने की सबसे बड़ी संभव लंबाई आपको बतानी है, याद कीजिए, जिसका उपयोग निम्नलिखित लंबाइयों के कपड़ों के 3 टुकड़ों को मापने में किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट समझो इसका। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक लंबाई सेंटीमीटर है, एक लंबाई 5 सेंटीमीटर है, मैं एक ही मेरा पैमाना या जो मीटर है या जो स्केल है मेरी उसको यूज करना चाहता हूं, इन दोनों को मैं इनको ऑब्जर्व कर लूं और कम से कम मतलब वो बड़ी से बड़ी स्केल हो, तो मुझे क्या होगा, एक की उसकी नीड होगी, उस हिसाब से कैलकुलेशन मेरी मिनिमम होगी। बड़ी से बड़ी स्केल तो आप कहोगे कि 1 सेंटीमीटर ले लें, तो इसका मतलब 10 को भी मेजर कर सकते हो 10 बार, 15 को भी कितनी बार करोगे, 15 बार। फिर 2 ले लोगे, लेकिन 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। 3 लोगे, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। 4 का नहीं जा रहा, 5 का लोगे भाग, तो 5 का डिवीजन हो रहा है दोनों के अंदर, हो गया। फिर उससे बड़ा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब असल में देखा जाए, आप 5 सेंटीमीटर की एक स्केल ले लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, 5 सेंटीमीटर वो बड़ी से बड़ी स्केल हो जाएगी जिसके थ्रू आप 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास एक 16 मीटर कपड़ा है, एक मेरे पास 20 मीटर कपड़ा है और एक मेरे पास 60 मीटर कपड़ा है। इनको मेजर करने के लिए मुझे बड़ी से बड़ी स्केल की नीड है। तो वो बड़ी से बड़ी स्केल क्या होगी, तो आप क्या करोगे, वैसे तो HCF निकालने का सीधा सटीक तरीका है, किन्हीं 2 का डिफरेंस ले लो, जो डिफरेंस मिनिमम है 4, हो सकता है यही HCF हो या इसका कोई फैक्टर हो, तो 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब वो स्केल आपकी ये है। इसके अलावा कोई HCF निकलेगा ही नहीं। लेकिन ये तरीके कब आते हैं, जब आपने HCF पर ठीक टाइम दे रखा है। टाइम नहीं दे रखा है तो फिर क्या करोगे, वही कॉमन सेंस लगाओगे कि 2 का भाग चला गया है, फिर 4 का दे करके देखा, अच्छा 4 का भी सब में जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा है, 8 का इसमें जा रहा, उन दोनों में नहीं जा रहा, 9, 10, 11 इस टाइप से ट्राई करके पहुंच जाओगे। तो मेन जो बात है वो क्या है, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना होता है जब वो कहे कि बड़ी से बड़ी स्केल बताओ जिससे हम लोग ये जो 2 अलग अलग लेंथ के या 3 अलग अलग लेंथ के आपके कपड़े दे रखे हैं। एक ध्यान और रखना है कि सबकी यूनिट आपको क्या करनी है, सेम करनी है। 3 मीटर दिया तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि 1 मीटर के अंदर क्या होंगे, आपके 100 सेंटीमीटर होंगे। 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। 5 मीटर में 500 और 10 सेंटीमीटर और है 510 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर लिखोगे तो कितना है, 12 मीटर 1290 सेंटीमीटर लिखा। कपड़े के 3 टुकड़ों को मापने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। पैमाने की सबसे बड़ी संभव लंबाई आपको लेनी है। एक तरीका है कि आप बाई ऑप्शन चले जाएं। जैसे बाई ऑप्शन में जाना चाहूं तो मेरे पास एक ऑप्शन नंबर सेकंड है, 60 सबसे बड़ा, 60 का डिवीजन इसमें जाएगा, इसमें दोगे 0 से 0 कट जाएगा, 51 में नहीं जाएगा, ये गलत है। इससे बड़ी स्केल कितनी है मेरी, 3 नंबर पर 45, 45 का डिवीजन करना है। 45 का इसमें करोगे तो देखना जरा डिवीजन जा रहा है क्या। 8 बार अगर आप गुणा करते हैं तो 320 ऊपर चला गया। 7 बार करने पर यूनिट डिजिट 5 आएगा। 6 बार अगर करूंगा 240 और 30, इसका मतलब 45 का तो इसमें नहीं जा रहा है। इससे छोटी स्केल ले लेते हैं, 4 नंबर पर 35 वाली। 35 का अगर मैं इसमें डिवीजन करूं, 35 को 10 से गुणा करता हूं 350, 9 से करता हूं तो 35 कम कर दोगे उसमें से 315, 8 से करता हूं और पीछे आ जाएगा, 300 में नहीं जा रहा है। इसका मतलब मेरे पास एक ही चॉइस बची है, वो कितनी है मेरी, 30 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर।
अब ये आप हिट एंड ट्रायल करते हो, ठीक है, दोनों ही चीजें होती हैं। देखो जैसी एग्जाम की डिमांड है, कोई सीजीएल का बच्चा कहे कि सर मैं ऐसे करूंगा सवाल, मैं उससे कहूंगा यार इससे अच्छा छोड़ ही देना, इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन कोई स्टेट पीएससी का स्टूडेंट कहे, या स्टेट के अंदर कोई और एग्जाम होती है, जैसे पटवारी हो गया, आपका ग्राम सेवक हो गया, इस टाइप की वैकेंसीज होती हैं, उनमें भी टाइम मोर देन सफिशिएंट दिया जाता है। वहां कोई बच्चा कहे कि ऐसे करूंगा, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो डिपेंड करेगा आप कैसा पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं। दूसरा, इसको डील करने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका ये है कि जो नंबर्स दे रखे हैं उनमें क्या करो, सबसे जो कम डिफरेंस है उसको देख लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 210। तो HCF जो है या तो आपका 210 होगा, या इसका कोई मल्टीपल होगा, या तो यही होगा या फिर इसका मल्टीपल होगा। तो हम लोग क्या करें, चेक इसी के साथ कर लें, इसी के साथ कर लें। 1 2 3 और 4 ऑप्शन है, कुछ आसान बना देता है। 60 को चेक करोगे, 60 का भाग नहीं जा रहा, ऑप्शन सेकंड खत्म। इसके बाद 45 को चेक करोगे, 45 का भाग दोगे, इसके अंदर नहीं जा रहा, 45 गुणा 2 90, 90 गुणा 2 180, ऑप्शन थर्ड भी खत्म। 35 का डिवीजन करोगे, 35 का करोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 7 से काटोगे, यहाँ 5 आ जाएगा, 7 से काटोगे 30, 35 का इसमें चला गया। लेकिन 35 का फिर इसमें भी तो ट्राई करना है, इसमें नहीं जा रहा, ये खत्म। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, ये वाला। तो इस टाइप से एक संभावना क्रिएट होती है कि सवाल छोड़ना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, मैं पूरा प्रयास करूंगा, बिल्कुल इन चीज़ों में एनर्जी भी जाती है कि बच्चे को कैसे भी करके चीज़ें पकड़वाने का प्रयास करें कि उसके पास हो सकता है इन पोर्शंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, उसे और सेक्शंस भी करने होते हैं जिनके अंदर उसे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, जहाँ पर मार्क्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप इन्हीं चीज़ों के अंदर लगे रहें और इसमें खूब सारा टाइम दें। एक बेसिक है वो तरीका मैंने आपको बता दिया, वहाँ से कवर कर लें, उसके बाद इन सीरीज़ को देख लें। यकीनन आपकी मैथ्स है वो लगभग 20 सेट के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाएगी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। क्या कहा, रीना ने जितनी ब्याज की दर थी उतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 1200 रुपए का ऋण लिया। रीना क्या करती है, 1200 को उधार लेती है, कितने टाइम के लिए, जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5 साल के लिए, 10% है तो 10 साल के लिए, 15% है तो 15 साल के लिए। यदि उसने ऋण के अंत में जो डेब्ट था उसका, उसके एंड में ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में 432 का भुगतान किया, तो ब्याज दर क्या थी। साधारण ब्याज पर लिया था, सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट का पैटर्न क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू रेट परसेंट, जिसे R/100 लिख दिया जाता है, इक्वल्स टू में ऐसा ही आता है। कितना पैसा उधार लिया भाई, इसने पैसा उधार लिया 1200 रुपये, कितने टाइम के लिए, x टाइम के लिए, रेट भी कितनी थी, x ही चल रही थी, अपॉन में 100 इक्वल्स टू में कुल मिलाकर के उसे पेमेंट करना होगा 430 रुपीज़ का। इसको हम लोग कर लेते हैं सोल्व। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 12 से कैंसिल आउट करोगे 3 बार, 36, 7 बचा, 12 6 72, एक्स स्क्वायर 36 है, अंडर रूट कर दोगे यहाँ से यहाँ आते टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ब्याज दर और नंबर ऑफ ईयर्स आपके वैसे ही सेम थे, तो इसका मतलब जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ से सीधे सीधे आपका करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक ठीक लेवल का सवाल आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन को पहले तो आप ध्यान से पढ़ो, जो डेटा दे रखा उसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, क्वेश्चन के लगा लेना स्टार, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो क्या 102, 136, 153, 289, 102, 136, 153 और 289 सेंटीमीटर लंबाई की 4 धातु की छड़ें हैं। वे सभी समान अधिकतम लंबाई वाले भागों में काटी जाती है, मतलब उनको इक्वल इक्वल पार्ट्स में काटा जाता है। मैक्सिमम लंबाई यूज करनी है, इंपॉर्टेंट बात यह। तो इसका मतलब यहाँ किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ऐसी वैल्यू जो सबसे बड़ी हो और उस वैल्यू का सब में डिवीजन चला जाए, क्योंकि उतने ही लंबाई के टुकड़े करने पड़ेंगे। मैक्सिमम भी हो और सबके अंदर कॉमन के तरीके से, मतलब परफेक्ट टुकड़े भी बन जाए, तो वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सभी छड़ों के भागों की कुल संख्या दिखाने वाले विकल्प। अब यहां नहीं पूछा कि वो लंबाई कितनी थी, वो ये कह रहा है कि वो लंबाई ले लो और बता दो कि टोटल कितने टुकड़े बनेंगे। तो क्या करें, सबसे पहले HCF ले। अब HCF सीधे सीधे तो पकड़ में नहीं आएगा,
तरीका क्या बताया, सबसे मिनिमम डिफरेंस, जैसे इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 34, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ रहा आपके पास 17। तो मुझे एक उम्मीद है कि या तो मेरा जो फैक्टर होगा वो 17 होगा, HCF जो है वो या तो मेरा 17 होगा या फिर 17 का फैक्टर होगा। 17 का फैक्टर तो सिर्फ एक ही होता है, 17 को 1 इंटू 17 लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरा एक होता कि वो लंबाई 1-1 सेंटीमीटर है तो 102 टुकड़े, 136, 153, 289, ये तो टुकड़े ही बहुत हो जाते। तो अब मैं यहाँ से श्योर हो चुका हूँ कि मेरा HCF जो है वो 17 है। क्लियर है? श्योर कैसे हुआ, या तो 17 HCF होगा, जो मिनिमम डिफरेंस होता है वही या तो HCF होता है या उसका कोई फैक्टर। अगर यहाँ पर 10 दे देता तो मैं कह सकता था कि या तो 10 होगा, या 10 के फैक्टर 10 को कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 5, या 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो श्योर हो गए ना, 1 तो नहीं होने वाला, 17 होने वाला है। चलो 17 सेंटीमीटर वो लंबाई है जिसके टुकड़े करने हैं मैक्सिमम साइज की। इसके कितने टुकड़े होंगे, तो 17 का डिवीजन करोगे, 17 6 आपका 102, प्लस यहाँ पर कितने टुकड़े होंगे, तो 17 का डिवीजन करोगे, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 बार डिवीजन चला गया। इसमें करोगे 17 9 153, इसमें करोगे 17 का डिवीजन एक बार हो गया, 17 का डिवीजन एक बार हो गया, 11 बचा, 17 7 आपका 119। तो कुल मिलाकर के इतने टुकड़े हुए 10 8 7 15 25 और 6 मिलाकर के, एक मिनट क्या गड़बड़ की, अच्छा ये 17 टुकड़े हुए हैं ना, एक मिनट कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी ना। देखो बाकी डिवीजन ठीक थे, एक बार डिवीजन चला गया और 7 बार और चला गया। ठीक है, 9 8 17 17 34, 34 में 6 जोड़ दोगे तो ऐसे कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 40 लिखा जा सकता है। तो ये कंक्लूजन आपका तुरंत के तुरंत बड़ी ही आसानी से यहाँ पर निकल गया। चलो भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, स्टार मार्क आपको करना है। देखना, इन अ स्कूल 2/5 of all students are girls and 2/3 of girls scored above 90% marks in mathematics। क्या कहा, एक स्कूल में 2/5 भाग जो है टोटल स्टूडेंट का वो लड़कियां हैं, और 2/3 लड़कियों का है, उन्होंने स्कोर किया 90% से भी ज़्यादा, किसमें, मैथ सेक्शन के अंदर। इफ़ 36 गर्ल्स हैव स्कोर्ड अबव 90%, कि अगर 36 लड़कियों ने 90% से ज़्यादा स्कोर किया, देन सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट गर्ल्स, कि वो स्टूडेंट को इंडिकेट करने वाला नंबर बताओ जो कि यहाँ पर क्या है, लड़कियाँ नहीं है, मतलब लड़कों की संख्या। कैसे करें भाई, मैं मान लेता हूँ मेरे पास टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो क्या है, x, 2/5 इनका क्या है, गर्ल्स, इसका मैंने कर दिया 2/5, तो x का 2/5 गर्ल्स में आ गए। गर्ल्स में क्या होगा, 2/3 गर्ल्स हैं, जितनी भी ये गर्ल्स हैं इसका 2/3 क्या करेंगी, 90% से ज़्यादा स्कोर। तो जैसे ही 2/3 करेंगे तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपके पास, 36, इसने बता रखा है। चलो इसको सोल्व किया तो ये बना आपके पास 4, 4 से काटा आपने 9 बार। x की जब आप वैल्यू निकालोगे 15 गुणा 9 कितना आ जाएगा, 15 9 135। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं क्लासरूम में वो कितने हो गए, 135। लेकिन इसका सवाल ये था कि नहीं, हमें तो गर्ल्स के अलावा जो है वो बताओ। तो गर्ल्स 2/5 है, इसका मतलब 5 अगर टोटल स्टूडेंट है, 2 लड़कियां तो लड़के कितने, 3। सोल्व कर दो 2 बार, और 27 5 35, 27 3 81, ये आपका रिजल्ट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपके पास यहां से कितने निकल के आगे, 81 लिखा जा सकता है। एक काफ़ी बड़ा सा सवाल है आपके सामने, प्रयास करना अटेम्प्ट करने का। अटेम्प्ट ना भी करो तो एक बार लैंग्वेज को जरूर पेशेंस के साथ रीड कर लो। देखो पहले सवाल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्या कहा, ट्रेन ए की लंबाई x मीटर है और u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति करती है, स्पीड इसकी u किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन बी की लेंथ y मीटर है और v किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। लेंथ और स्पीड दोनों दे दी। जब दोनों विपरीत दिशाओं में समांतर यात्रा करती हैं तो एक दूसरे को t मिनट में पार कर लेती हैं, ठीक है भाई। और जब एक ही दिशा में यात्रा करती हैं तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने के लिए 40 टाइम लेती हैं। यदि u की वैल्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो v की वैल्यू क्या होगी।
सवाल असल में जितना लंबा है होना चाहिए था इतने की नीड थी नहीं थी, लेकिन उसने जानबूझ करके बड़ा बनाया। x मीटर इसकी लंबाई है, इसकी स्पीड कितनी है u, जो कि कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी दूसरी ट्रेन का नाम है, लेंथ इसकी y मीटर है, इसकी स्पीड कितनी है v किलोमीटर पर आवर। एक बार जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो t टाइम लेती हैं क्रॉस करने में। दूरी कितनी चलनी होगी? जब भी कभी दो ट्रेन एक दूसरे को चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो दोनों की लेंथ के बराबर लंबाई कवर करती हैं। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में लेंथ तो x प्लस वाई करनी है। एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन आगे है मान लो, तो यहाँ पर एक की लंबाई x है, एक की y है। हमें नहीं पता कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है, तो टाइम कितना लगता है 40। इतना सा खेल था। एग्जाम में अगर आप स्टार्ट लेते कि आप ये कहते कि सर मेरा बेसिक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो क्या करोगे? डिस्टेंस दोनों में सेम है, जो क्या है x प्लस वाई मीटर। पहले केस में देखना स्पीड रिलेटिव आमने सामने आ रही है तो u की वैल्यू 50 है, v की वैल्यू v है, टाइम कितना लगा t। डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम। यही डिस्टेंस दूसरे केस में 50 माइनस v कर लेता हूं। ध्यान क्या रखना, मुझे बड़ी वैल्यू को पहले रखना था, छोटी को बाद में रखना था। अब मुझे नहीं पता बड़ी कौन सी, मैंने 50 को एक बार बड़ा मान लिया। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो v माइनस 50 लिख लेंगे। यहां पर टाइम कितना लगा 40, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड अपॉन, एक मिनट क्या गड़बड़ कर दी हमने, देखो फिर से समझना। दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो क्या है x प्लस वाई। पहले केस में देखो जब आमने सामने आ रही है u की स्पीड 50 है और v की v है, टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट। यही डिस्टेंस दूसरे केस में स्पीड 50 माइनस में v ले लेता हूं, टाइम कितना लग रहा है मेरा 40। ठीक है, इसे सोल्व करना था, अपोन में नहीं करना था। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, t से t कैंसिल आउट हो गया। अब हिसाब करना, ये 4v है, इधर v है, इधर आ जाएगा तो 5v बन गया। ये 50 गुणा 4 200 है, 50 उधर चला जाएगा 150 हो जाएगा। v की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको इजी वे में समझ आ गया होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बात को हमने गलत लिख दिया था। ठीक है भाई, एक सवाल आपके लिए मैं रख रहा हूं आज होमवर्क के अंदर, या फिर चलो इसको तो सोल्व कर ही लेते हैं। लैंग्वेज को बस थोड़ा सा ध्यान से रीड कर देना। रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहा? इफ a इज 60% ऑफ b, a जो है वो b का 60% है। इफ b इज 40% ऑफ c, b जो है वो c का 40% है, c इज 40% ऑफ d, देन व्हाट परसेंट ऑफ 20, a इज 60। a और d में रिलेशन है, तो पहले तो देखो इसको जस्टिफाई करते हैं। a किसके बराबर है? b का 60%, 60% लिख दिया 3/5। फिर क्या कह रहा है? b इज 40% ऑफ c, b क्या है? c का 40%, 42/5। और फिर जो आपके पास c दे रखा है वो 20% है, किसका? d का, मतलब 1/5। अगर मैं a रेशो b लिखूं, b रेशो c लिखूं, c रेशो d लिखूं, एक सीक्वेंस में तो मैंने आपको पढ़ा रखा है वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो। ये 3 इसके नीचे जाएगा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, तो ये रेशियो आ जाएगा 3/5। ऐसे ही ये 2 b के नीचे आ जाएगा, c के नीचे 5, ऐसे ही एक c के नीचे आ जाएगा, d के नीचे 5। जब भी कभी ऐसा पैटर्न मिले a से b, b से c, a से b, b से c, ये वाला, और c से d, तो उस केस में अगर आपको फर्स्ट वर्सेस लास्ट रेशियो चाहिए तो क्या करोगे? ऊपर से नीचे गुणा कर दो 6, ऊपर से नीचे गुणा कर दो 125। a और d का रेशियो 125। अगर आपको ये बात पता है, रेशियो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, ये बात स्टार्टिंग के आधे पौन घंटे में ही है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ऐसे सवाल आएंगे और इसी सीक्वेंस में आते हैं तो टाइम कंज्यूम होने से बच जाएगा, वरना इनको बैलेंस करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। अब क्या कह रहा है कि 20a इज व्हाट परसेंट ऑफ 20a। 20a का मैं मान लेता हूं x%, जिसे मैंने लिख दिया x/100, वो बराबर किसके है? मेरा 6d के बराबर है। सोल्व करें, वैल्यू रखो। 20 इंटू में a की वैल्यू 6, x अपॉन में 100 बराबर 6d, 125 गुणा में 6, 125 गुणा में 6। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। सोल्व करें,
20 से काट दिया मैंने 5 बार, 6 से 6 कट गया, x की वैल्यू 125 गुणा 5, 5 5 25, 5 2 10, 2 12 और 5 और एक आपका 6, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरे पास 625। अगर ये सब अप्रोच नहीं पता है तो ये सवाल आपके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है। तो आज की सीरीज को हम यहीं पर विराम देते हैं। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें, शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एटलीस्ट लाइक जरूर करें। रीज़न ये है कि आप स्टडी IQ के ऊपर एक अच्छी बात ये है कि ऑथेंटिक कंटेंट के लिए रिलाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हर एक एजुकेटर जो है वो आपको रिलेवेंट कंटेंट ही कराता है। हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं रहता है कि जैसे ये सीरीज चल रही है, PSC की ये सीरीज चल रही है तो मैं आपको रैंडम जो भी सवाल पहले करवा रखे हैं उन्हीं को घुमा फिरा करके फिर से करवा दूं, नहीं, ऐसा काम हम लोग नहीं करते। जब बैंकिंग की सीरीज चलती है, जैसे पीछे RBI ग्रेड बी की चली थी, तो हमने पूरे के पूरे RBI ग्रेड बी के सवाल देखे थे, SBI PO, IBPS PO इनके क्वेश्चंस देखे थे। रेलवे की सीरीज चली थी, वैसा सा पैटर्न CHSL CGL का भी कुछ कुछ कवर होता है, तो उनके मिक्स करके सवाल किए थे, बताते भी हैं स्टूडेंट को ये करवा रहे हैं। तो ऐसे ही अभी स्टेट PSC की सीरीज चल रही है, इसको ध्यान से देखें। मेरे हिसाब से 20 सेट आप देख लेंगे तो PSC से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज हैं, अगर आपने एक बार बेसिक कवर कर लिया है तो किसी भी सवाल में इश्यू नहीं आएगा, प्लस आपकी जो टाइम लगता है एग्जाम के अंदर वो बचना स्टार्ट हो जाएगा। इन सब की PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं वासु स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है भाई। और वासु स्टडी IQ अपना डाउट ग्रुप है, जहाँ पर मैंने ये कहा था आप किसी भी स्टेट के अंदर PSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पुराने पेपर्स को ढूंढें, उनको एक साथ करके यहाँ पर आप सेंड कर दें, या फिर आपको मान लो 10 PDF मिली तो 10 को एक साथ यहाँ पर सेंड कर दो, उनको हम लोग आने वाले सेशंस में डिस्कस कर देंगे। चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।